अब हम समझेंगे दल परिवर्तन कानून यानी एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है। एम लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं हम, आपका स्वागत एक बार फिर से। क्या है दल परिवर्तन कानून यानी एंटी डिफेक्शन लॉ, इसको हम समझते हैं। आपका एक बार फिर से स्वागत है एम लक्ष्मीकांत में। ये है अध्याय संख्या 76। इससे पहले 75 अध्याय हम पढ़ चुके हैं और 75 संपूर्ण 75 अध्याय जो है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएंगे। सबसे पहले समझते हैं क्षमा कीजिएगा दल परिवर्तन कानून को। तो इसके लिए क्या चीज़ें समझनी पड़ेगी, ध्यान दीजिएगा। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा सांसदों तथा विधायकों के द्वारा राजनीति एक दल से दूसरे दल में परिवर्तन के आधार पर निर्भरता के बारे में प्रावधान किया गया, जिसे हम दल बदल निषेध कानून कहते हैं। ठीक है, 52वां संविधान संशोधन है ये 1985 में किया गया। ठीक है, एक दल से दूसरे दल के आधार पर निर्भरता के बारे में प्रावधान किया गया। इस हेतु संविधान के 4 अनुच्छेदों में परिवर्तन किया गया। 4 अनुच्छेदों में परिवर्तन किया गया। कौन कौन से अनुच्छेद जिनमें परिवर्तन किया गया आपको देखना चाहिए। संविधान में एक नई अनुसूची 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, दल बदल से संबंधित है 10वीं अनुसूची। इस अधिनियम को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम को जो है सामान्यतः दल बदल कानून भी कहा जाता है। ठीक है, सामान्यतः इसे दल बदल कानून कहते हैं। बाद में 52वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को बाद में 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा 10वीं अनुसूची के उपबंधों में एक परिवर्तन किया गया। इसने एक उपबंधों को समाप्त कर दिया और विभाजन के मामले में दल बदल के आधार पर अयोग्यता नहीं मानी जाएगी। ठीक है, विभाजन जो होती है उसमें दल बदल के आधार पर जो अयोग्यता है वो नहीं मानी जाएगी। विभाजन जो है दल बदल नहीं माना जाता है। जैसे महाराष्ट्र में जो एकनाथ शिंदे जो सरकार बनाई थी, ठीक है, और जो शिवसेना पार्टी का एक पूरा दल अलग होकर के, ठीक है, एक सरकार बनाता है और बीजेपी के साथ गठबंधन करके सरकार बनाता है। अब बात करते हैं अधिनियम के उपबंध। इस अधिनियम के उपबंध जो 52वां संविधान संशोधन करके जो अधिनियम लाया गया, इस अधिनियम के उपबंध क्या है। 10वीं अनुसूची में दल बदल के आधार पर सांसदों और विधायकों की निर्भरता से अधिक से संबंधित निम्नलिखित उपबंधों का वर्णानुसार विवरण दिया गया है। मैं सबसे पहले आपको समझा देता हूँ कि 52वां संविधान संशोधन किया गया तो इसमें क्या चीज़ बताई गई और कौन कौन से अनुच्छेद जिसमें परिवर्तन किया गया। देखिए, ये अनुच्छेद थे 101, 102, 190, 191। 101, 102, 190, 191 ये 4 अनुच्छेद थे। 101, 102 लगातार दोनों और 190, 191 लगातार दोनों, तो ये 4 अनुच्छेद जिनमें बदलाव किया गया। ये अनुच्छेद जो है संसद एवं राज्य विधानमंडलों की सदस्यता से सीटों की रिक्तियों और निर्भरताओं से संबंधित हैं। ठीक है, तो ये अनुच्छेद जो हैं चारों में परिवर्तन किया गया और 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा, जिसे हम दल बदल कानून भी कहते हैं, इसी के द्वारा इसमें बदलाव किया गया। बाद में इस 52वें संविधान संशोधन अधिनियम में एक संविधान संशोधन और किया गया, बदलाव किया गया 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा इसे बदला गया। अब देखिए, इस अधिनियम के उपबंधों को समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं निर्अर्हता को। निर्अर्हता, राजनीतिक दलों के सदस्य किसी सदन का सदस्य जो किसी राजनीतिक दल का सदस्य हैं। राजनीतिक दलों के सदस्य समझते हैं। राजनीतिक दलों के सदस्य किसी सदन का सदस्य जो किसी राजनीतिक दल का सदस्य है, उस सदन की सदस्यता के लिए निर्हक माना जाएगा। कब 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 निर्हक माना जाएगा। पहला, यदि वह स्वेच्छा से राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ देता है, स्वेच्छा से बिना बताए, तो वो निर्हर माना जाएगा। इसके अलावा यदि वह सदन में अपने राजनीतिक दल के निर्देशों के विपरीत मत देता है, ठीक है, निर्देशों के विपरीत मत देता है, तो भी वो क्या माना जाएगा, तो भी वो निर्हर माना जाएगा। ठीक है, इसके अतिरिक्त यदि वह सदन में अपने राजनीतिक दल के निर्देशों के विपरीत मत देता है या मतदान में अनुपस्थित रहता है, तो इसके अलावा राजनीतिक दल से उसने 15 दिनों के भीतर क्षमादान न पाया हो, तो इसके अलावा उपरोक्त उपबंधों से स्पष्ट है कि कोई सदस्य जो किसी दल के टिकट पर चुना गया हो उसे दल का सदस्य बना रहना चाहिए, दल के निर्देशों का पालन करना चाहिए। ये तो थे इसकी बात। निर्दलीय सदस्य, अगर मान लो कोई है निर्दलीय सदस्य जो बिना किसी राजनीतिक दल का उम्मीदवार होते हुए चुनाव जीता हो, किसी सदन की सदस्यता के निर्हक हो जाएगा यदि वह उस चुनाव के बाद किसी राजनीतिक दल की सदस्यता धारण करता है। तो मतलब निर्दलीय सदस्य किसी पार्टी के साथ जुड़ नहीं सकता, बाद में उसे निर्दलीय ही रहना पड़ेगा। ठीक है,
नाम निर्देशित सदस्य, किसी सदन का निर्देशित सदस्य उस सदन की सदस्यता के लिए अयोग्य हो जाएगा, उस सदस्य में अपना स्थान ग्रहण करने के लिए 6 माह बाद किसी राजनीतिक दल की सदस्य ग्रहण कर लेता है। तो नाम निर्देशित सदस्य यानी किसी सदन का नाम निर्देशित सदस्य क्या होता है, उस सदन की सदस्यता के लिए अयोग्य हो जाएगा यदि वह उस सदन में अपना स्थान ग्रहण करने के 6 माह बाद किसी राजनीतिक दल की सदस्यता ग्रहण कर लेता है। तो दूसरा है अपवाद, अपवाद में भी बदलाव किया है इसमें, दल परिवर्तन के आधार पर उपरोक्त अयोग्यता निम्न 2 मामलों पर लागू नहीं होती हैं। अपवाद हैं वो कौन कौन से मामले होते हैं, यदि कोई दल में टूट के कारण अपने दल से बाहर हो गया है तो दल में टूट तब मानी जाती है जब 1/3 सदस्य सदन में एक दल का गठन कर लेते हैं। दल में टूट का मतलब किसी दल से 1/3 सदस्य अलग हुए नए दल का गठन कर लेते हैं तब। इसके अलावा यदि कोई सदस्य पीठासीन अधिकारी चुने जाने पर अपने दल की सदस्यता से स्वैच्छिक रूप से बाहर चला जाता है अथवा अपने कार्यकाल के बाद अपनी दल की सदस्यता फिर से ग्रहण कर लेता है, यह छूट पद की मर्यादा और निष्पक्षता के लिए दी गई है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि 10वीं अनुसूची का प्रावधान जो कि विधायक दल के 1/3 सदस्यों द्वारा दल तोड़ने के कारण अयोग्यता से छूट से संबंधित है, 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा हटा दिया गया। ठीक है, दल टूटने से पहले उसको अयोग्य माना जाता था, लेकिन ये 91st जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ उसके द्वारा इसको हटा दिया गया और अब जो है इस 91वें संविधान संशोधन में 1/3 सदस्य जो अलग हो जाते हैं उनको निरहर नहीं माना जाएगा। ठीक है, ये अपवाद 91वें संविधान संशोधन 2003 से पहले था, लेकिन इसको बाद में ठीक कर दिया गया। इसका अर्थ ये हुआ कि दल छोड़ने वालों को टूट यानी स्प्लिट के आधार पर कोई संरक्षण नहीं मिलेगा। ठीक है, दल तोड़ने 1/3 सदस्य मतलब ये कि 10वीं अनुसूची का प्रावधान जो विधायक दल के 1/3 सदस्यों द्वारा दल तोड़ने के कारण अयोग्यता से छूट से संबंधित हैं, मतलब ये ध्यान देने की बात यह है कि 10वीं अनुसूची का प्रावधान जो है विधायक दल के 1/3 सदस्यों द्वारा दल तोड़ने के कारण अयोग्यता से छूट से संबंधित हैं और यह हटा दिया गया 2003 में। इसका अर्थ यह है कि दल छोड़ने वालों को टूट के आधार पर कोई संरक्षण नहीं मिलेगा, उन सदस्यों को जो है बाहर कर दिया जाएगा। तीसरा है निर्धारण प्राधिकारी, दल परिवर्तन से उत्पन्न निरर्हता संबंधी प्रश्नों का निर्णय सदन का अध्यक्ष करता है। प्रारंभ में इस कानून के अनुसार अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता था। अध्यक्ष का जो निर्णय होता था अंतिम होता है। न्यायालय में प्रश्न नहीं उठाया जा सकता था, किंतु की हो तो लोहन मामला 1993 का मामला है, उसमें उच्चतम न्यायालय ने ये उपबंध इस आधार पर असंवैधानिक घोषित कर दिया। पहले केवल जो सदन का अध्यक्ष होता था वो ही अंतिम निर्णय देता था, लेकिन उसको असंवैधानिक बता दिया सुप्रीम कोर्ट ने, उच्चतम न्यायालय ने। इस आधार पर बताया, किस आधार पर बताया, ध्यान दीजिएगा कि उच्चतम न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में बाहर जाने का प्रयत्न है ये। अपने निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जब अध्यक्ष 10वीं अनुसूची के आधार पर निरर्हता संबंधी किसी प्रश्न पर निर्णय देता है तब वह एक निरर्हता की तरह कार्य करता है। ठीक, अतः किसी अन्य प्राधिकारी की तरह उसके निर्णय की भी दुष्भावना, प्रतिकूलता आदि के आधार पर न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, किंतु न्यायालय ने अध्यक्ष के न्याय निर्णय के अधिकार के विवाद को इस आधार पर खारिज कर दिया कि वह स्वयं में राजनीतिक दल के रूप में किसी पक्ष की ओर झुका हुआ है। ठीक है, इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने कीहोतो ओलुअन मामला में बताया। कीहोतो ओलोहन बनाम ये जाचिलू मामला 1993 का है। न्यायालय ने कहा कि अध्यक्ष या सभापति संसदीय लोकतंत्र में अत्यंत प्रमुख पद धारण करते हैं। ये सदन के अधिकारों एवं विशेषाधिकारों के संरक्षक हैं। संसदीय लोकतंत्र के संचालन में इनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। संविधान की 10वीं अनुसूची के अंतर्गत मामलों में इनके न्याय निर्णय अधिकार को अपवाद स्वरूप नहीं माना जाना चाहिए। ठीक है, इनके न्याय निर्णयों की समीक्षा की जा सकती है, ऐसा कहा। इसके अतिरिक्त चौथा है नियम बनाने की शक्ति। देखिए, किसी सदन के अध्यक्ष को 10वीं अनुसूची के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए नियम विनियम बनाने की शक्ति प्राप्त है। ऐसे नियम विनियम सदन के समक्ष 30 दिन के लिए रखना आवश्यक है। सदन इस नियमों को स्वीकार कर सकता है, इसमें सुधार कर सकता है अथवा इन्हें अस्वीकृत कर सकता है। इसके अलावा वह निर्देशित कर सकता है किसी सदस्य द्वारा ऐसे नियमों का उल्लंघन ठीक उसी प्रकार माना जाएगा जिस प्रकार सदन के विशेष अधिकारों का उल्लंघन माना जाता है। इन नियमों के अनुसार अध्यक्ष दल परिवर्तन को संज्ञान में तभी लेता है जब सदन के किसी सदस्य द्वारा उसकी शिकायत प्राप्त हो।
अंतिम निर्णय लेने से पूर्व उस सदस्य को जिसके विरुद्ध शिकायत की गई हो अपना पक्ष रखने का मौका देना अनिवार्य है। वह इस मामले को विशेष अधिकार समिति के लिए जांच के लिए भेज भी सकता है। अध्यक्ष और दल परिवर्तन पर कोई तत्काल और स्वयं में प्रभाव नहीं है। अब हम समझेंगे अधिनियम का मूल्यांकन। संविधान की 10वीं अनुसूची जो दल परिवर्तन विरोधी कानून से संबंधित है की रूपरेखा राजनीतिक दल परिवर्तन के दोषों तथा दुष्प्रभावों जो कि पद के प्रलोभन अथवा भौतिक पदार्थों के प्रलोभन अथवा किसी अन्य प्रकार के प्रलोभन से प्रेरित हैं होती हैं पर रोक लगाने के लिए की गई हैं। 10वीं अनुसूची की बात, ठीक है। तो प्रलोभनों को रोकने के लिए इसका उद्देश्य भारतीय संसदीय लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करना और असैद्धांतिक और अनैतिक दल परिवर्तन पर रोक लगाना है। तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने इसे सार्वजनिक जीवन में सुधारों की ओर पहला कदम बताया था। तत्कालीन केंद्रीय विधि मंत्री ने कहा था, यदि डबल लिमिटेड को मैं बता रहा हूँ, विधि मंत्री ने क्या कहा था, भारतीय लोकतंत्र की परिपक्वता तथा स्थिरता का कोई प्रभाव हो सकता है तो 52वें संशोधन विधेयक का दोनों सदनों में एक मत से स्वीकृत होना ही वह प्रमाण है। मतलब लोकतंत्र की परिपक्वता ये है कि हमारा लोकतंत्र परिपक्व हो चुका है, स्थिर हो चुका है, क्योंकि हमने सदन के दोनों सदनों से इसको स्वीकार किया। 52वें संविधान संशोधन को दल बदल निषेध जो कानून हमने पास किया, ये इस बारे में तत्कालीन केंद्रीय विधि मंत्री ने ऐसा कहा था। इसके अलावा लाभ देखें तो निम्न को दल उद्धृत विरोधी कानून के लाभ के रूप में उद्धृत किया जा सकता है। ध्यान दीजिएगा किन को किया जा सकता है। तो इसमें पहला है कानून विधायकों की दल बदल की प्रवृत्ति पर रोक लगाकर राजनीतिक संस्था में उच्च स्थिरता प्रदान करता है। दूसरा, ये राजनीतिक दलों को दूसरे दलों में शामिल होने अथवा किसी विद्यमान दल में टूट जैसे अलोकतांत्रिक तरीके से विधायिका द्वारा पुनर्समूहन की सुविधा प्रदान करता है। इसके अलावा ये राजनीतिक स्तर पर भ्रष्टाचार को कम करता है तथा अनियमित निर्वाचनों पर अप्रगतिशील खर्च को कम करता है। इसके अलावा इसने विद्यमान राजनीतिक दलों को एक संवैधानिक पहचान दी है। बात करते हैं आलोचना की। यद्यपि दल विरोधी कानून हमारे राजनीतिक जीवन की शुद्धता की तरफ पहला साहसिक कदम था और इसने देश के राजनीतिक जीवन में एक नए युग का सूत्रपात किया, फिर भी इसके कार्यकलापों में हो रही कमी रही है और दल परिवर्तन को भी नहीं रोक पाया। इसके निम्न आधारों पर आलोचना की जा सकती है। पहली, यह असहमति और दल परिवर्तन के बीच को अंतर नहीं बता पाया। असहमति और दल परिवर्तन के बीच अंतर को नहीं बता पाया, यानी असहमति से भी तो कोई अलग हो सकता है। इसके अलावा दल परिवर्तन करना दूसरी चीज़ है। तो असहमति और दल परिवर्तन के बीच अंतर ये अधिनियम नहीं बता पाता है। इसके अलावा विधायिका को असहमति के अधिकार तथा सद्विवेक की स्वतंत्रता में अवरोध उत्पन्न करता है ये। अतः इसने दल के कुछ अनुशासन के नाम पर दल में स्वामित्व और अनुमति की कठोरता को आगे बढ़ाया है। इसके अलावा इसका स्वामित्व तथा इसका व्यक्तिगत तथा वर्गों के दल परिवर्तन के मध्य विभेद अनुचित हैं। दूसरे शब्दों में ऐसा कह सकते हैं कि छिटपुट दल परिवर्तन पर रोक लगाई है, किंतु बड़े पैमाने पर होने वाले दल परिवर्तन को कानूनी रूप दिया है इसने। यदि किसी विधायक द्वारा विधानमंडल के बाहर किए गए कार्यकलापों हेतु उसके निष्कासन की व्यवस्था नहीं करता है। ये क्या करता है, विधायक द्वारा विधानमंडल के बाहर किए गए कार्यकलापों हेतु उसके निष्कासन की व्यवस्था नहीं करता है। इसके अलावा इसका निर्दलीय अथवा नाम निर्देशित सदस्यों में भेदभाव अतार्किक ही है। निर्दलीय तथा नाम निर्देशित सदस्यों में, नाम निर्देशित सदस्य कौन होते हैं आपको समझना चाहिए, और निर्दलीय तो पता ही है आपको। यदि पहला किसी दल में शामिल होता है तो वह निरर्थक माना जाएगा, जबकि दूसरे को इसकी अनुमति है। इसके अलावा अध्यक्ष पर निर्णय करने की निर्भरता, इसकी दो आधारों पर आलोचना की जा सकती है। अध्यक्ष पर निर्णय करने की निर्भरता जो है इसकी आलोचना करते हैं। पहली तो ये है कि संभवतः वह इस प्राधिकार का राजनीतिक बाध्यताओं के कारण उद्देश्यपूर्ण तथा अभेदभावपूर्ण रूप से प्रयोग न कर पाए। दूसरा, उसके पास मामलों में निर्णय हेतु विधिक ज्ञान और अनुभव की कमी होती है। वस्तुतः दो लोकसभा अध्यक्षों जैसे रवि राय 1991 और शिवराम पाटिल 1993 ने दल परिवर्तन से संबंधित मामलों में न्याय निर्णय की अपनी उपयुक्तता पर संदेह जाहिर किया। ठीक है। इसके अतिरिक्त अब हम समझेंगे 91वां संशोधन अधिनियम 2003। इसका कारण क्या है, संशोधन करने का कारण क्या है। 91वें संशोधन अधिनियम 2003 को अधिनियमित करने के लिए निम्नलिखित कारण है। पहला, 10वीं अनुसूची में दल बदल के विरुद्ध कानून को सख्त बनाने की मांग अनेक हलकों से होती रही है। ठीक है। इसका आधार यह है कि कानून के प्रावधान दल बदल रोकने में प्रभावी सिद्ध नहीं हुई हैं। 10वीं सूची भी इस आधार पर आलोचना का केंद्र बिंदु बनी। यह बड़े पैमाने पर दल बदल को प्रोत्साहित करती हैं, जबकि व्यक्तिगत दल बदल का निषेध करती हैं। अयोग्यता से छूट संबंधी 10वीं अनुसूची के प्रावधानों की कड़ी आलोचना इसलिए भी हुई है
क्यों कि इसका सरकार को अस्थिर करने में बड़ी भूमिका होती है। दूसरा, चुनाव सुधार समिति, दिनेश गोस्वामी समिति जिसे हम कहते हैं, उसने 1990 की अपनी रिपोर्ट जो है उसमें भारत के विधि आयोग ने अपनी 170वीं रिपोर्ट और चुनाव कानूनों में सुधार जो 1999 में आए तथा संविधान की कार्यप्रणाली की समीक्षा के लिए गठित राष्ट्रीय आयोग, संविधान की समीक्षा के लिए कार्यप्रणाली की समीक्षा के लिए गठित राष्ट्रीय आयोग जो है NCRWC जिसे हम कहते हैं, उसने अपनी 2002 की रिपोर्ट में 10वीं अनुसूची के उस प्रावधान को हटाने की अनुशंसा की जिसमें दल बदल के मामलों में अयोग्यता से छूट मिलती है। इसके अलावा संविधान की कार्यप्रणाली की समीक्षा के लिए गठित राष्ट्रीय आयोग NCRWC ने भी यह विचार दिया कि दल बदलू को मंत्री पद अथवा अन्य सार्वजनिक या लाभकारी पद से हटाकर उसे दंडित किया जाना चाहिए। यह दंड तब तक जारी रहना चाहिए जब तक नए चुनाव के पश्चात नई विधेयक का गठन न हो जाए अथवा जब तक वर्तमान विधेयक का कार्यकाल पूरा न हो जाए। दोनों में से जो भी पहले हो वो होना चाहिए। इसके अलावा संविधान की कार्यप्रणाली को समीक्षा के लिए गठित आयोग NCRWC ने यह भी मत व्यक्त किया कि केंद्र में तथा राज्यों में बड़ी मंत्री परिषदों का गठन किया जाता रहे। इस प्रचलन को कानून बनाकर समाप्त करना चाहिए। केंद्र अथवा राज्य सरकारों में मंत्रियों की संख्या जो है लोकप्रिय सदन की कुल सदस्य संख्या के 10% से अधिक नहीं होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं प्रावधानों की। इसके प्रावधान क्या किए गए, इसमें 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 में प्रावधान किए गए, ध्यान दीजिएगा। 91वें संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 द्वारा मंत्रिमंडल का आकार छोटा रखने, निरहरक लोगों को नागरिक पद धारण करने से रोकने, दल परिवर्तन विरोधी कानून को सशक्त बनाने के लिए निम्नलिखित उपबंध किए गए। पहला, अनुच्छेद 75, प्रधानमंत्री सहित संपूर्ण मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगा। प्रधानमंत्री सहित जो संपूर्ण मंत्रिपरिषद होगी वो 15% से अधिक नहीं होगी। इसके अलावा संसद के किसी भी सदन का किसी भी राजनीतिक दल का ऐसा सदस्य जो दल परिवर्तन के आधार पर निरहरक ठहराया गया है वो किसी मंत्री पद को धारण करने के लिए भी निरहरक होगा, मतलब वो मंत्री पद धारण नहीं कर पाएगा। अनुच्छेद 75 में ये जानकारी दे रखी है। इसके अलावा 164 अनुच्छेद 164 में क्या बात बताई गई है कि मुख्यमंत्री सहित संपूर्ण मंत्रिपरिषद का आकार राज्य विधानमंडल की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगा, लेकिन मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद की कुल सदस्य संख्या 12 से कम नहीं होनी चाहिए। 12 संख्या में 12 और कम नहीं होनी चाहिए 12 से, और 15% से अधिक नहीं होगा। अनुच्छेद 164 कहता है राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का किसी भी राजनीतिक दल का ऐसा सदस्य जो दल परिवर्तन के आधार पर निरहरक ठहरा गया हो वह किसी मंत्री पद को धारण करने में भी निरहरक होगा। अनुच्छेद 164 ऐसा कहता है। इसके अलावा संसद या राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का किसी भी राजनीतिक दल का ऐसा सदस्य जो दल परिवर्तन के आधार पर निरहरक ठहराया गया हो वह किसी भी लाभ के राजनीतिक पद को धारण करने के लिए भी निरहरक होगा। यहाँ लाभ के राजनीतिक पद का अभिप्राय है केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन ऐसा कोई कार्यालय जिसके लिए वेतन या अन्य लाभ संबंधित सरकार द्वारा लोक राजस्व से दिए जाते हो। ठीक, वेतन या अन्य लाभ जो भी हैं संबंधित सरकार द्वारा लोक राजस्व से दिए जाते हो वो लाभ का पद माना जाता है। इसके अलावा किसी निकाय के अधीन कोई कार्यालय चाहे वह निगमित हो चाहे नहीं, जिसका स्वामित्व पूर्णतः या अंशतः केंद्र सरकार या राज्य सरकार के पास हो, जिसके लिए वेतन या अन्य लाभ इस निकाय द्वारा दिए जाते हो, अनुच्छेद 361 ख में ऐसा लिखा गया है, वह भी क्या है, सरकारी माना जाएगा। ठीक है, राजनीतिक पद का अभिप्राय यहाँ समझ में आ गया। तो राजनीतिक पद को धारण करने के लिए भी निरहरक होगा। इसके अलावा 10वीं अनुसूची के उपबंध दल परिवर्तन विरोधी कानून विभाजन की उस दशा में लागू नहीं होंगे जब किसी दल के 1/3 सदस्य उस विभाजित धड़े में शामिल हो इसका अभिप्राय है कि विभाजन के आधार पर निरहरकों के लिए कोई और संरक्षण नहीं है।